हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज के अपने इस क्लास में हम लोग शुरू करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। अभी तक हमने कॉमन फीचर्स में तीन चीज़ें पढ़ ली थी, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस वगैरह सब पढ़ लिया था। अब सेल ऑर्गेनेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स में टोटल कितने पढ़ने हैं? हमें 6 टाइप्स पढ़ने हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स को कहा जाता है डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। जैसे हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ है ना, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना, खाना खा करके उसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को ले लेना, बाकी सबको शरीर से बाहर निकाल देना, और भी एक ग्रोथ एंड रिपेयर हमारे बॉडी का होना, बड़ा होना सेल्स का, सारा कुछ है। वैसे ही छोटे छोटे सेल में भी क्या होता है, ये सारा फंक्शन होता है। मतलब एक छोटा सेल भी ऑक्सीजन लेता है, CO2 निकालता है। एक छोटा सा सेल भी क्या करता है बताओ? न्यूट्रिशन लेता है और बाकी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। सारा कुछ उसमें होता है। लेकिन सेल में ये सारी चीज़ें अलग अलग ऑर्गेनेल्स परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो पंप करेगा ब्लड को, जो फ्लो करेगा पूरे बॉडी में, बड़ी तेज़ी से फेंकेगा, वो क्या होता है? हार्ट करता है। जो एयर आया उसको प्योरीफाई कौन करेगा? और ऑक्सीजन को कौन पास कराएगा? लंग्स करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम का अलग काम है, वो फूड को डाइजेस्ट करेगा। वैसे ही सेल के अंदर भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनको हम लोग ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, और सब कुछ एक मेम्ब्रेन के अंदर में बंद होता है। हॉट डॉग वाला आपको डायग्राम याद है ना? ऐसे राउंड बना करके और फिर उसके अंदर में ऐसे 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 माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं। तो ये जो होता है, ये भी क्या होता है? मेम्ब्रेन ही होता है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर टू perform different kind of activities, to perform different kind of activities within a cell. Activities within a cell are called cell organelles. अब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स को हमें पढ़ना है। तो in complex and large cell, these organelles perform different functions and a lot of chemical activities to support their complicated structure. अब जैसे अमीबा में भी सेल का रिएक्शन होगा, वहाँ पे भी ऑक्सीजन लेगा, CO2 छोड़ेगा। हमारे बॉडी में भी होता है, लेकिन हमारे बॉडी का जो सेल है ना, उसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया। क्यों? क्योंकि वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हमारे अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। उन सारे प्रोसेसेस को कैरी ऑन करने के लिए हमारे सेल ऑर्गेनल्स भी अच्छे तरीके के डिज़ाइन किए होंगे, तो उन पे ज़्यादा लोड पड़ता है। और सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, पारामीशियम, उनके सेल ऑर्गेनल्स पे कम लोड पड़ता है। तो सम एग्जाम्पल्स आर, जो हमें सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने हैं वो टोटल 6 टाइप्स के हैं। तो हमें किसके किसके बारे में पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर उसमें पढ़ेंगे SER, और फिर RER। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्या शेप होता है, क्या इनका फंक्शन होता है, कहाँ पाए जाते हैं, किस तरीके से, क्या क्या सारा कुछ पढ़ेंगे। दूसरा है गोल्जी एपरेटस, वही पैकेजिंग वाला काम जो है वो गोल्जी एपरेटस का है। मॉडिफाई करके पैकेज बना करके और फिर सब जगह ट्रांसपोर्ट करना। लाइसोजोम्स, आपको याद है लाइसोजोम्स के लिए एक और कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? जल्दी बताओ। सुसाइडल बैग, वेरी गुड। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए क्या यूज करते हैं? अभिषेक, ठीक है। प्लास्टिड्स, जो कि सिर्फ प्लांट में पाया जाएगा। सिक्स्थ है वैक्यूल्स, एनिमल में भी पाया जाता है लेकिन बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स, लाइक जिसमें फैट ड्रॉपलेट्स वगैरह होते हैं, बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स। लेकिन प्लांट में तो वैक्यूल्स इज इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर वो नहीं होगा तो प्लांट के सेल्स ही ढंग के शेप में नहीं रह पाएंगे। तो अब एक एक करके हमें सबके बारे में पढ़ना है। तो चलो शुरू करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो होता है इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स की बात हो रही है, मतलब सिर्फ ट्यूब्स ही नहीं, ट्यूब्स के ऊपर भी एक पतला सा लेयर होगा, कवर होगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER is large network of membrane bound tubes एंड शीट्स में भी पाए जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्यूब्स में ही पाया जाएगा, शीट्स में भी पाए जाएंगे। फॉर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, ट्यूब का क्या काम क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को पहुंचाना विदाउट डिस्टर्बिंग द आउटसाइड सराउंडिंग। तो फॉर ट्रांसफर ऑफ, ये एस भी लिख दिया मैंने, इसको हटा देना। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू, इधर का डिस्प्ले खराब है, मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और ये सब कुछ इनसाइड द सेल ही होता है, एक सेल के अंदर ही, इनसाइड द सेल। तो ये नेटवर्क सिस्टम पूरा बनाता है। ये क्या बनाता है? इट कॉन्स्टिट्यूट द नेटवर्क सिस्टम। इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो देख सकते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये ट्यूब में भी पाया जाता है, और मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है। मेम्ब्रेन मतलब ऐसे ऐसे मेम्ब्रेन बना दिया, और फिर इसी से जुड़ा हुआ है दूसरा मेम्ब्रेन, फिर तीसरा मेम्ब्रेन बना दिया, मतलब मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है, मतलब शीट में भी पाया जाता है। तो ये हो गया। अब इसके ऊपर ना छोटे छोटे क्या बने होते हैं? ग्रेन्यूल्स बने होते हैं। अगर ग्रेन्यूल्स बने हुए हैं तो ये रफ हो जाएगा, अगर नहीं बना हुआ है तो स्मूथ हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बने होते हैं। ये सब क्या होते हैं? राइबोसोम्स। तभी इसको रफ कहा जाता है। राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है बताओ? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई रफ? रफ क्यों कहते हैं? बिकॉज इनके साथ राइबोसोम्स अच्छा लिखो। रफ क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके साथ स्मॉल ग्रेन्यूल्स लगे होते हैं विच आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स हो जाए तो हो गया, ठीक है। तो वाई रफ? रफ ड्यू टू ribosomes attached to the surface. Ribosomes attached to the surface, and ribosomes are the site of protein synthesis. सेल के अंदर प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन बनाता है, और जिसको जिसको प्रोटीन की जैसे जैसे ज़रूरत है वो ट्यूबुलर नेटवर्क से प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट कर देता है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मेम्ब्रेन बनाने के लिए फैट मॉलिक्यूल्स, मेम्ब्रेन बनाने के लिए फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स चाहिए। फैट मॉलिक्यूल्स एंड किसी भी चीज़ का मेम्ब्रेन बनाने के लिए लिपिड्स are necessary for cell function। सेल के प्रॉपर फंक्शन करने के लिए like building of cells। बहुत सारे मेम्ब्रेन वगैरह जो बनते हैं, बिल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए जो हमें फैट और लिपिड्स चाहिए, तो वो भी हमें मिलता है किससे बताओ? स्मूथ वाले से। सो प्रोड्यूस्ड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्म। क्या है? अच्छा, आपके घर पे कोई आया। प्रोड्यूस्ड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, अब आपको ये पता लग गया। जहाँ पे डायग्राम बनाया था वहीं पे एक बार फिर से चलते हैं, एक बार स्मूथ भी बना लेते हैं। ये स्मूथ है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम क्या है? तो इट मैन्युफैक्चर्स, ये क्या मैन्युफैक्चर करता है?
फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स, फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स स्मूथ वाले का, और ये है राइबोसोम्स रफ वाले का, जो कि राइबोसोम्स बनाता है प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, एंड फिर ईआर ट्यूब्स, ईआर ट्यूब्स जो है वो डिफरेंट चीज़ों को भेजती है हर जगह, ट्रांसफर्स मटेरियल्स। अब स्मूथ वाले का ईआर ट्यूब क्या भेजेगा, स्मूथ में जो बना है वही भेजेगा ना, तो फैट और लिपिड से भेज पाएगा। रफ वाले का ट्यूब क्या भेजेगा, प्रोटीन भेजेगा। तो वही चीज़ हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर सेल के अंदर क्या ज़रूरत पड़ गई, फैट्स और लिपिड्स की। तो अगर फैट्स और लिपिड्स नहीं होगा तो सेल का मेम्ब्रेन ही नहीं बन पाएगा, वो इलास्टिक कैसे होगा, ठीक है। तो प्रोड्यूस्ड बाय एसईआर, इसलिए एसईआर भी ज़रूरी है, ये नहीं कि एसईआर फालतू है, वो भी चाहिए। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का बनना विद द हेल्प ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, बायोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये फैट्स एंड लिपिड्स का और क्या काम है, तो फैट्स एंड लिपिड्स एंजाइम्स जैसा भी काम करते हैं। फैट्स एंड लिपिड्स फंक्शन, फैट्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स, ये हॉर्मोन्स जैसा भी काम करते हैं। उसके बाद से है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना रफ ना स्मूथ, दोनों के बारे में कह रहे हैं। सर्व्स एज चैनल, चैनल आपको पता है ना, सर्व्स एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। अब बता सकते हो किस किस चीज़ का, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, किस किस चीज़ का ये ट्रांसपोर्ट करेगा, मटेरियल्स लाइक प्रोटीन जो बनाएगा रफ, फैट्स जो बनाएगा स्मूथ, एंड लिपिड्स जो बनाएगा स्मूथ वाला, लिपिड्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म से लेकर के न्यूक्लियस तक के बीच में ये तीन चीज़ें ट्रांसफ़र करेगा, प्रोटीन, फैट्स एंड लिपिड्स। क्लियर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन बताने जा रहे हैं, वो है कि SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई, डिटॉक्सिफाइज मतलब विषैली चीज़ों को बाहर निकालता है। डिटॉक्सिफिकेशन आपने सुना होगा कि कई लोग ना, गर्मी का सीजन जैसे ही शुरू होता है, जून जुलाई में अब आ रहा है, अब कई लोग डिटॉक्सिफाई करेंगे अपने बॉडी को, खाना बिल्कुल छोड़ देंगे, कार्ब फूड बिल्कुल छोड़ देंगे, रोटी चावल लेना, सिर्फ थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेते हैं, वो वार्म वाटर लेते हैं, ठंडा पानी नहीं लेते। वो अपने शरीर में जितनी भी चीज़ें जो केमिकल्स चिपके हुए हैं ना इंटेस्टाइन वॉल से, ट्यूब से, उन सबको साफ़ करने का तरीका है ये। तो शरीर को भी हम लोग डिटॉक्सिफाई करते हैं, व्रत वगैरह करते हैं या कुछ है तो उसके पीछे डिटॉक्सिफिकेशन का ही मकसद रहता है। लेकिन लोग इतना ज़्यादा खा लेते हैं, आलू पोटैटो चिप्स हर चीज़ खा लेते हैं, तो वो डिटॉक्सिफाई का मकसद नहीं हो पाता। वैसे व्रत का मतलब है पानी पियो, बहुत कम सीजनल फ्रूट खाओ। तो SER डिटॉक्सिफाइज मेनी पॉइजनस, डिटॉक्सिफाई मतलब विषैली चीज़ों को ख़त्म करना, तो किस चीज़ को निकालेगा, तो मेनी पॉइजनस, पॉइजन्स एंड ड्रग्स। अब जैसे हम लोग कोई भी दवाई, पेन किलर वगैरह लिए, तो वो कहाँ गया, पेन किलर लिए या कोई भी दवाई लिया, कुछ भी लिया, तो वो कहाँ गया, हमारे सेल्स में एब्जॉर्ब हुआ, सेल में जमा है। अब वो बाहर कैसे निकलेगा, तो SER उसको निकालेगा बाहर, ठीक है। तो ये काम थे हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, फिर बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो कि था हमारा गोल्जी एपरेटस। कुछ पूछना है या नोट डाउन करना है तो कर सकते हो, आगे बढ़े, ठीक है। अभिषेक तुम भी नोट डाउन करते हो, अभिषेक है, नो मैम या यस मैम, नो मैम, अच्छा चलो फिर हम तुम लोगों का वो बनवा देते हैं, लाइसेंस बनवा देते हैं, उस पर सारे वीडियोस जाएंगे, ये सारे क्लासेस रिकॉर्ड होती है ना, तो आपको मिल जाएगी उस पर। गोल्जी एपरेटस, सेकेंड वन इज़ गोल्जी एपरेटस,
नोट किया करो, वैसे साथ साथ में नोट करने से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है और याद भी रहता है ज़्यादा टाइम तक। तो गोल्जी एपरेटस, थोड़ा इसका स्ट्रक्चर आपको याद दिला दे, गोल्जी एपरेटस है क्या। तो स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होता है, अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। मतलब ये देखो, ये एक हुआ, फिर एक और बना, फिर एक और बना, फिर एक और बना, पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। और इसी में ऊपर में फिर इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं पैरेलल टू ईच अदर। तो अ सिस्टम ऑफ अगर नहीं लिख पाते ना तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो। अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स arranged approximately parallel to each other in stacks। स्टैक्स आपने कैरम खेला है? कैरम में क्या करते हैं हम लोग, स्टैक्स में ही तो अरेंज करते हैं ना गोटियों को। तो स्टैक्स मतलब एक के ऊपर एक, एक उसके ऊपर एक, फिर उसके ऊपर एक, फिर उसके ऊपर एक, इसको कहते हैं स्टैक्स। ठीक है, तो स्टैक्स में ये जो अरेंज होते हैं इन सबको क्या कहते हैं बताओ, सिस्टर्न्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर्न्स। तो गोल्जी एपरेटस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होता है, एक मेम्ब्रेन, एक लेयर हो गया, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, फिर चौथा लेयर, इस तरीके से लेयर के ऊपर एक लेयर होते हैं, सभी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, इनको हम लोग कहते हैं सिस्टर्न्स। उसके बाद से गोल्जी एपरेटस कनेक्टेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से। इट इज़ कनेक्टेड मतलब उसी के आसपास पाया जाएगा। इट इज़ कनेक्टेड टू ER मेम्ब्रेन। अब देखो, जैसे कोई भी पैकेजिंग वाले जो होते हैं, जो भी कुरियर वाले होते हैं, कुरियर वाले अपने ऑफिस कहाँ खोलते हैं? उसी लोकेलिटी में खोलेंगे जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है, जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, उनकी डिमांड होगी, तभी तो वो एक से सामान उठाया दूसरे को पहुँचा दिया। तो वैसे ही ये वाली बात है, गोल्जी एपरेटस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन के आसपास ही रहता है ताकि ये भी चीज़ों को पहुंचा सके बड़ी आसानी से। अब गोल्जी एपरेटस का मेन फंक्शन आ रहा है, इट स्टोर्स मटेरियल। ये पहले तो मटेरियल को स्टोर करता है, फिर उसको सिंथेसाइज करता है नियर दी ER and then distribute to different parts of the cell, different parts inside and outside of the cell, inside and आउटसाइड ऑफ द सेल। तो ये चीज़ों को बड़े अच्छे से पहले तो स्टोर करेगा, फिर उसको ढंग से उसको सजाएगा, संवारेगा, उसको जिस लायक बनाना है बनाएगा, फिर उसके बाद से ये ट्रांसपोर्ट करेगा। तो इट्स फंक्शन इज, इसके 3 फंक्शन होते हैं। इट्स फंक्शन इज स्टोरेज, देन मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन and packaging of products। क्यों दिख नहीं रहा तुम्हें? अच्छा 1 मिनट, तो फिर से नहीं शेयर हो रहा है, 1 मिनट देखते हैं फिर। स्टार्ट विद न्यू शेयर, अब हो जाएगा, थोड़ी देर में हो जाएगा, तो मुझे बताना। दिख रहा है? अच्छा 1 मिनट रुक जाओ। तो देखो, इट्स फंक्शन इज, अभी मैंने यही लिखा था, इट इज़ कनेक्टेड टू ER मेम्ब्रेन। ER मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है ताकि इसकी रीच पूरे साइटोप्लाज्म में हो। ER मेम्ब्रेन जो है ना, वो पूरा नेटवर्क पूरे साइटोप्लाज्म पे फैला करके बनाया होता है। किसी भी चीज़ को कहीं ट्रांसफ़र करना है, हम उसी के रास्ते को यूज़ कर लेते हैं। मतलब बहुत अच्छा ट्रैफिक सिस्टम है इसका ER मेम्ब्रेन का, तो उसी से कनेक्ट हो जाता है गोल्जी।
इट स्टोर्स मटेरियल, मटेरियल को स्टोर करता है, उसको सिंथेसाइज करता है, फिर उसको भेजता है। तो मेनली इसका काम क्या हो गया? स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। ये 3 काम हो गए इसके, किसके? गोल्जी apparatus के। उसके बाद से है, जैसे कुछ चीज़ें दे रखी है, गोल्जी apparatus ट्रांसफॉर्म, गोल्जी, ये सब ऑब्जेक्टिव ना इस चैप्टर से बहुत सारे बनते हैं, इससे बायो से तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। apparatus ट्रांसफॉर्म सिंपल शुगर टू कॉम्प्लेक्स शुगर, सिंपल शुगर टू कॉम्प्लेक्स शुगर in some cases, complex sugar in some cases, ठीक है। तो ये मॉडिफाई किया ना इसने, पहले जो सिंपल शुगर था उसको इसने स्टोर किया, फिर उसको मॉडिफाई करके कॉम्प्लेक्स शुगर बनाया, और फिर कॉम्प्लेक्स शुगर को हर जगह भेजा। कॉम्प्लेक्स शुगर, हमेशा कॉम्प्लेक्स चीज़ें ख़राब नहीं होती हमारे बॉडी के लिए। कॉम्प्लेक्स शुगर जो है बड़ी आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है बिना कुछ हार्म किए हुए, और फिर उस एरिया में जाके स्टोर हो जाता है। फिर जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो टूटता है सिंपल शुगर में और एनर्जी भी देता है, ठीक है। तो इट ऑल्सो फॉर्म्स लाइसोसोम्स, इट ऑल्सो फॉर्म्स लाइसोसोम्स। तो अगर कोई पूछे कि वेयर लाइसोसोम्स आर फॉर्म, तो अब आपको याद रहेगा कि गोल्जी apparatus जो है वो लाइसोसोम को भी बनाता है। तो गोल्जी apparatus के बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ? लाइसोसोम। तो ये हमारा सेकंड जो है हमारा सेल ऑर्गेनेल, वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग थर्ड की तरफ बढ़ेंगे, वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम, तो थर्ड का हेडिंग बनाते हैं लाइसोसोम्स, जिसको कि हम लोग सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, सुसाइडल बैग। सबसे पहले ये है क्या? तो इसका काम है कचरा को बाहर निकालना। तो इट इज़ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ दिस सेल, इट इज़ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। मतलब ये सेल का जो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है वो पूरा ये बनाता है। अब कहोगे ये कैसे क्लीन करता है सेल को? तो इट क्लीन्स सेल बाय, सबसे पहला है कि अगर कुछ अनवांटेड छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए ब्लड के साथ, जैसे कोरोना वायरस आ गया या कुछ आ गया, उसको खा जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम है कोई अनवांटेड चीज़ आ जाए तो उसको खा जाओ और उसको ख़त्म करो। तो इनगल्फिंग एनी फॉरेन मटेरियल एंड डाइजेस्टिंग, इनगल्फिंग एनी फॉरेन मटेरियल मतलब बाहर की चीज़ें जो हमारे बॉडी से अलग हैं, जिनको हमारा बॉडी नहीं पहचानता, एंड डाइजेस्टिंग, फॉरेन मटेरियल को खा जाना और डाइजेस्ट करना। फिर है, कभी हमारे सेल में भी तो कुछ हो सकता है ना, वियर एंड टीयर हो सकता है, सेल को भी कुछ ज़्यादा फंक्शन करना हो गया होगा, या किसी चीज़ के मूवमेंट से उसका भी जख्म हो गया होगा, या वॉर्न आउट सेल्स हो गया होगा, तो उसको भी ये खा जाएगा। तो डाइजेस्टिंग, जो बेकार हो चुके हैं उनको ये क्या करेगा? इनगल्फ कर जाएगा। तो डाइजेस्टिंग वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स को भी, मान लो मेरे सेल में थे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया के साइट्स थे, 1-2 माइटोकॉन्ड्रिया बेकार हो गया, उसके मेम्ब्रेन वगैरह फट गया, तो उसको ये खा जाएगा, ख़त्म करेगा। अब कहोगे लाइसोसोम के पास आखिर है ऐसी क्या चीज़ कि ये सब कुछ को इनगल्फ कर सकता है? क्योंकि इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी चीज़ को जा करके उसको सॉफ्ट बना देते हैं, इसके इनगल्फ करने लायक, इसके डाइजेस्ट करने लायक उसको सॉफ्ट और बहुत सिंपल बना देते हैं। तो लाइसोसोम डाइजेस्ट बाय ब्रेकिंग इनटू स्मॉल पीसेस। ये कैसे स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देता है? क्योंकि इसके पास बाय वेरी पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि ये निकाल सकता है, वेरी पावरफुल डाइजेस्टिव
enzymes, तो very powerful digestive enzymes, ठीक है। अब ठीक है, इसने फॉरेन मटेरियल को भी खा लिया, सेल के अंदर अगर कोई सेल ऑर्गेनेल अगर टूट फूट हो गई है तो उसको भी इसने ख़त्म कर दिया। कभी कभी ना ये सेल ऑर्गेनेल को ख़त्म करते करते ये सेल को भी खा जाता है। जब सेल में अगर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल से एक साथ ख़राब हो गए तो अब उसको बचा करके क्या फ़ायदा। मान लो आपके हाथ में कैंसर है तो आप हाथ कटवा लो तो भी आप जिंदा रह सकते। आपके पैर में कैंसर है, चलो एक पैर काट दिया, अब आपके हाथ में भी है, पैर में भी है, एब्डोमेन में भी है, ब्रेन में भी है, हर जगह है, उस इंसान का क्या क्या काटोगे। तो वही चीज़ है, अगर सेल में बहुत ज़्यादा वियर एंड टियर हो जाता है तब लाइसोसोम हर जगह को किल करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम निकालेगा। नतीजा क्या होगा, जब हर जगह पे एक्ट करेगा तो पूरे सेल को ही डिस्टर्ब कर दिया, पूरे सेल को ही खा लिया। इसलिए इसको कहते हैं सुसाइडल बैग। इसको पता नहीं चल पाता और ये खुद अपने ही सेल को ख़त्म कर लेता है। तो लाइसोसोम ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब क्या, सेलुलर मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सारा कुछ न्यूट्रिशन लेना, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होना, सारा कुछ मेटाबॉलिज्म होता है। हर ऑर्गन का, हर ऑर्गेनेल का प्रॉपर फंक्शनिंग इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस हो जाता है। एग्जाम्पल, cell gets damaged, cell gets damaged, then लाइसोसोम खुद ही फट जाता है। लाइसोसोम सब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है, अरे इंजाइम निकालो, इंजाइम निकालो, इसको भी ज़रूरत है, इसको भी ज़रूरत है, इसको भी ज़रूरत है, तो लाइसोसोम क्या करेगा, फट जाएगा। देन लाइसोसोम में बर्स्ट, अच्छा 10 मिनट ही रह गया, में बर्स्ट एंड the enzymes digest its own cell, digest its own cell, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं सुसाइडल बैग, सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। तो ये उसका पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन हो गया कि सुसाइड बैग्स इसको क्यों कहते हैं। लाइसोसोम्स होता कैसा है, तो बिल्कुल बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, सैक्स मतलब बैग को या फिर बॉल को या फिर झोला, बैग, इन सबको कहा जाता है सैक्स, कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। पता है ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ बनते हैं, कंटेनिंग डाइजेस्टिव, सबका एक दूसरे से लिंक है, अगर लिंक नहीं होता तो सब मिल करके एक सेल को कैसे चला रहे होते हैं। तो कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये बनते हैं RER में, एंजाइम्स मेड बाय RER। RER के फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि फैट्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, याद होगा आपको, नहीं याद है तो एक बार पीछे चलो दिखला देते हैं। RER ये रहा, फैट्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज इंजाइम्स एंड हार्मोन्स। वही इंजाइम फिर किसके लिए काम कर जाता है बताओ, लाइसोसोम के लिए। तो ये बना था कहाँ पे बताओ, RER में, जिसको लाइसोसोम ने यूज़ किया। अब उसके बाद से माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग करेंगे बाद में। तो लाइसोसोम के 3 काम हो गए। अगर कोई पूछे लाइसोसोम्स के फंक्शंस तो आप कौन कौन सा फंक्शन बोलोगे, ये है फंक्शन 1 तो F1 लिख दिया मैंने, ये है फंक्शन 2 और ये है फंक्शन 3। तो लाइसोसोम्स के टोटल 3 फंक्शन है। तो अगर कभी आएगा लाइसोसोम्स के फंक्शन लिखने का तो आप 1 2 3 तीनों फंक्शंस लिखोगे। और नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है, दिस वाज विच क्लास नंबर, 4th था ये, हाँ, तो नेक्स्ट क्लास विल बी क्लास 5th। तो नेक्स्ट क्लास विल बी क्लास 5th। आज हमने कितने सेल ऑर्गेनल किए,
तो 3 किए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस एंड लाइसोसोम्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया, फिर प्लास्टेट्स, फिर वैक्यूल्स, उसके बाद से सेल फंक्शन और फिर माइटोसिस एंड मियोसिस। ये हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।